नमस्ते। आज हमारे हाथ एक बहुत ही अनोखी चीज लगी है। ये कर्नाटक का कोई नक्शा नहीं है, बल्कि एक नक्शा बनाने के लिए दिए गए निर्देशों का एक पूरा खाका है, एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। हाँ, एक ब्लूप्रिंट। और ये किसी टूरिस्ट मैप का नहीं, बल्कि खास तौर पर यूपीएससी या पीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। तो आज हम इन निर्देशों की एक एक परत खोलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक पूरे राज्य की जटिल जानकारी को एक शक्तिशाली इन्फोग्राफिक में कैसे बदला जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह से परीक्षक के दिमाग में झांकने जैसा है। हाँ, ये निर्देश सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। ये एक सोच है, एक नजरिया है कि कर्नाटक जैसे विविध राज्य को कैसे देखा जाना चाहिए। अच्छा। अपने आप में कहानी कहता है। तो चलिए, इन्हीं निर्देशों को अपना गाइड बनाकर हम कर्नाटक की एक गहरी तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉम्प्ट की पहली ही लाइन वो सीधे बेंगलुरु पर ध्यान खींचती है, और इसे सिर्फ राजधानी नहीं कहा गया है कि उसे भारत की सिलिकॉन वैली के तौर पर दिखाया जाए। और साथ में साइबर सिटी, साइंस सिटी, स्पेस सिटी जैसे भारी भरकम लेबल भी हैं। तो मुझे ये बात दिलचस्प लगी कि शुरुआत ही इन आधुनिक पहचानों से हो रही है। ऐसा क्यों है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये लेबल बेंगलुरु की जो मौजूदा वैश्विक पहचान है, उसे एक झटके में स्थापित कर देते हैं। तुरंत। हाँ, तुरंत। आज दुनिया बेंगलुरु को इसी रूप में जानती है, लेकिन प्रॉम्प्ट इससे भी एक कदम आगे जाता है। ये सिर्फ उपनामों पर नहीं रुकता। अच्छा। ये हमें उन संस्थानों के आइकॉन जोड़ने के लिए कहता है जो इस पहचान की नींव हैं। ISRO, IISC, HAL, BEL, BHEL, HMT, C. हाँ, ये सूची तो काफी लंबी है। ये तो सब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, मतलब PSUs। तो क्या क्या इन दोनों के बीच कोई सीधा संबंध है? बिल्कुल, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। बेंगलुरु का जो IT बूम है, वो शून्य में नहीं हुआ। आजादी के बाद से ही बेंगलुरु को भारत के विज्ञान और भारी इंजीनियरिंग के केंद्र के रूप में विकसित किया गया। ISRO, HAL, BEL, इन सभी ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग प्रतिभा और शोध की संस्कृति पनपी। समझ गई। तो जब 1990 के दशक में IT क्रांति आई, तो बेंगलुरु के पास पहले से ही वो इकोसिस्टम, वो टैलेंट पूल और वो R&D का माहौल मौजूद था। वाह, ये तो एक बेहतरीन कनेक्शन है। तो मतलब एक उम्मीदवार को सिर्फ सिलिकॉन वैली रटना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की इस ऐतिहासिक बुनियाद को भी समझना है। एकदम सही। अच्छा, तो बेंगलुरु तो इस नक्शे का पावर हाउस हो गया, लेकिन प्रॉम्प्ट सिर्फ बेंगलुरु पर नहीं रुकता। इसमें मैसूरू, मंगलुरु, हुबल्ली, धारवाड़, कई और शहरों का भी जिक्र है। जी। ये मुझे बताता है कि परीक्षक ये देखना चाहता है कि उम्मीदवार पूरे राज्य को समझे, न कि सिर्फ उसकी सबसे मशहूर राजधानी को। एकदम सही पकड़ा आपने। एक राज्य सिर्फ उसकी राजधानी से नहीं बनता। इन शहरों को शामिल करना कर्नाटक के विकेंद्रीकृत विकास को दिखाता है। हर शहर की अपनी एक पहचान है। हाँ, हर शहर की अपनी एक खास भूमिका है। जैसे मंगलुरु पश्चिमी तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। मैसूरू अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। और हुबल्ली, धारवाड़? हुबल्ली, धारवाड़ और बेलगावी ये उत्तरी कर्नाटक के प्रमुख वाणिज्य केंद्र हैं। और भद्रावती स्टील प्लांट का जिक्र वो राज्य के औद्योगिक आधार को और मजबूत करता है। और इन सभी अलग-अलग शहरों को, इन विकास के केंद्रों को एक साथ जोड़ने के लिए प्रॉम्प्ट में परिवहन नेटवर्क पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ। न्यू मैंगलोर पोर्ट, मैंगलोर हवाई अड्डा और खास तौर पर NH44 और NH48, ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना तो नहीं हो सकते। बिल्कुल। ये तो राज्य की धमनियों और शिराओं की तरह है। है ना? धमनी और शिराओं, ये उदाहरण एकदम सटीक है। एक अच्छी समझ का मतलब सिर्फ जगहों के नाम जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि वो आपस में जुड़ी कैसे हैं। NH44 देश का सबसे लंबा राजमार्ग है, जो उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। अच्छा। और ये कर्नाटक से होकर गुजरता है। अच्छा। और NH48 दिल्ली को चेन्नई से जोड़ता है। तो ये राजमार्ग कर्नाटक को सिर्फ अंदर से नहीं, बल्कि पूरे देश से जोड़ते हैं। और फिर बंदरगाह भी है। बिल्कुल। इसमें न्यू मैंगलोर पोर्ट को जोड़ दीजिए, जो इसे समुद्री रास्ते से दुनिया से जोड़ता है। और दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन भी। ये पूरा नेटवर्क कर्नाटक को एक लॉजिस्टिक्स हब बनाता है। और इसी तटीय गेटवे की बात करें तो प्रॉम्प्ट में INS कदम्बा नौसेना बेस का जिक्र है। ये बात थोड़ी चौंकाती है।
एक सिविल सेवा परीक्षा के इन्फोग्राफिक में एक सैन्य अड्डे को इतनी अहमियत क्यों? ये दिखाता है कि परीक्षा की तैयारी कितनी व्यापक होनी चाहिए। आईएनएस कदंबा, जिसे प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत बनाया गया, वो कारवार में स्थित भारत का एक अत्याधुनिक नौसैनिक अड्डा है। तो ये सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक बेस नहीं है, ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पहुंच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे नक्शे में शामिल करने का मतलब है कि एक भावी प्रशासक से ये उम्मीद की जाती है कि वो सिर्फ अर्थव्यवस्था और संस्कृति ही नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और सामरिक हितों को भी समझे। सही बात है। तो हमने कर्नाटक के इंसानी नेटवर्क की एक तस्वीर बना ली है, लेकिन ये सब किस जमीन पर बना है? प्रॉम्प्ट हमें अब सीधे राज्य के भूगोल की बुनियाद में ले जाता है। हाँ, और ये बुनियाद 3 मुख्य हिस्सों में बंटी है: पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार और कोंकण तट। ये सिर्फ भौगोलिक नाम नहीं है, ये 3 अलग-अलग दुनियाएं हैं। और प्रॉम्प्ट में हरे रंग की छायादार राहत यानी ग्रीन शेडेड रिलीफ का जिक्र है। जी, वो पश्चिमी घाट के महत्व को दिखाने के लिए है। ये कोई मामूली पहाड़ी श्रृंखला नहीं है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को नियंत्रित करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसे भारत का वाटर टावर भी कह सकते हैं। वाटर टावर, ये दिलचस्प है और शायद इसीलिए प्रॉम्प्ट में इसके ठीक बाद नदियों का जिक्र है। कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, शरावती भी। हाँ, शरावती। और कहा गया है कि इन्हें नीली बहती हुई रेखाओं से दिखाया जाए। ये विजुअल डिटेल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये नदियां पश्चिमी घाट के इसी वाटर टावर से निकलती हैं। ये सिर्फ नीली रेखाएं नहीं हैं, ये कर्नाटका की जीवन रेखाएं हैं। इनके प्रवाह को समझना जरूरी है, क्योंकि इसी से कृषि, सिंचाई परियोजनाएं, जल विद्युत उत्पादन और सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय जल विवाद जुड़े हुए हैं। ओ हाँ, कावेरी जल विवाद, वो तो परीक्षा का एक बहुत पसंदीदा विषय है। बिल्कुल। तो ये बहती हुई रेखाएं सिर्फ पानी नहीं, बल्कि अवसर और संघर्ष दोनों को दर्शाती हैं। यहाँ मुझे एक पैटर्न साफ साफ दिख रहा है। प्रॉम्प्ट में जिन चीजों के लिए आइकन इस्तेमाल करने को कहा गया है, जैसे कॉफी, चाय, रेशम, लौ अयस्क, सोना, जी, वे सभी सीधे तौर पर इसी भूगोल से जुड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे कर्नाटक की अर्थव्यवस्था का डीएनए उसकी जमीन में ही लिखा हुआ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये भूगोल और अर्थव्यवस्था के बीच का सबसे सीधा और सुंदर रिश्ता है। कैसे? देखिए, पश्चिमी घाट की ढलान और बारिश कॉफी बागानों के लिए आदर्श हैं। इसीलिए कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। अच्छा। रेशम उत्पादन, जिसके लिए कर्नाटक को सिल्क कैपिटल कहा जाता है, वो भी यहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। और दक्षिण का पठार, वो खनिज संसाधनों से भरपूर है, जैसे बेल्लारी का लोहायस्क और कोलार गोल्ड फील्ड्स का ऐतिहासिक सोना। प्रॉम्प्ट में आइकॉन का उपयोग करने का सुझाव इसीलिए है ताकि एक नज़र में ये आर्थिक भौगोलिक संबंध दिमाग में छप जाए। एक छोटा सा कॉफी बीन का आइकॉन 100 शब्दों पर भारी पड़ सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो हमने जमीन और उससे निकलने वाली दौलत की बात की, लेकिन इस जमीन पर सदियों से इंसानों ने अपनी क्या छाप छोड़ी है? प्रॉम्प्ट का अगला हिस्सा हमें कर्नाटक के शानदार इतिहास की एक टाइम मशीन में बिठाता है। और यहाँ गौर करने वाली बात इन नामों की विविधता है। ये कर्नाटक के इतिहास का कोई एक अध्याय नहीं, बल्कि पूरी किताब है। जैसे कि हम्पी। हाँ, हम्पी, शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की भव्य राजधानी। फिर मैसूर पैलेस, वोडेयार राजवंश की शान। बेल्लूर और हेलेबिडु भी हैं। जो होयसल राजवंश की अविश्वसनीय वास्तुकला का शिखर है। और गोल गुंबज, बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत का एक वास्तुशिल्प चमत्कार। ये सूची दिखाती है कि कर्नाटक का इतिहास कितना स्तरित और समृद्ध है। और इतिहास के इन मानव निर्मित खजानों के साथ साथ प्रॉम्प्ट में प्राकृतिक खजानों का भी जिक्र है, बांदीपुर और नागरहोल। दिलचस्प बात यह है कि इन्हें सिर्फ नेशनल पार्क नहीं, बल्कि खास तौर पर बाघ और हाथी रिजर्व के रूप में चिन्हित करने को कहा गया है। इस बारीकी पर जोर क्यों? ये बारीकी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि यहाँ एक पार्क है, बल्कि ये बताती है कि ये पार्क क्यों खास है। अच्छा। बांदीपुर और नागरहोल, ये दोनों मिलकर भारत में बाघों की सबसे बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक हैं। इन्हें इस तरह चिन्हित करना भारत के 2 प्रमुख संरक्षण कार्यक्रमों, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, की सफलता को उजागर करता है। और बनेरघट्टा का भी जिक्र है। हाँ, जिसे भारत के पहले तितली पार्क के रूप में चिन्हित करने को कहा गया है। ये एक अनोखा तथ्य है जो तुरंत ध्यान खींचता है और याद रह जाता है। तो हमने सारे जरूरी बिंदु देख लिए।
आधुनिक पहचान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास और प्रकृति। लेकिन अब हम प्रॉम्प्ट के उस हिस्से पर आते हैं जो मेरे लिए सबसे आकर्षक है। कौन सा? ये हिस्सा जो बताता है कि कैसे दिखाना है। क्लीन वेक्टर स्टाइल, हाई कंट्रास्ट रंग, यूपीएससी फ्रेंडली। ये सब डिजाइन की भाषा है या इनका कोई गहरा मतलब है? इनका बहुत गहरा मतलब है, खासकर सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में। ये सब कुछ एक शब्द पर आकर टिकता है, स्पष्टता, क्लैरिटी। स्पष्टता। एक एस्पिरेंट के पास समय कम होता है और जानकारी बहुत ज्यादा। ऐसे में प्रस्तुति सब कुछ है। क्लीन वेक्टर स्टाइल और हाई कंट्रास्ट रंग ये सुनिश्चित करते हैं कि नक्शा भरा हुआ या गंदा ना लगे। और आइकॉन, एरो, कॉल आउट बॉक्स, ये चीजें जटिल जानकारी को छोटे-छोटे, आसानी से पचने वाले विजुअल टुकड़ों में तोड़ देती हैं। ये सब संज्ञानात्मक भार, मतलब कॉग्निटिव लोड को कम करने के लिए किया जाता है। ताकि दिमाग जानकारी को याद रखने पर ध्यान केंद्रित कर सके। बिल्कुल, ना कि उसे समझने में ही उलझा रहे। और यूपीएससी फ्रेंडली का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि इसमें परीक्षा में आने वाले